अध्याय 38। दूसरा युद्ध शुरू होता है। तुम जानते हो कौन लौट आया है? शुक्रवार रात एक संक्षिप्त बयान में जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज ने इस बात की पुष्टि की कि तुम जानते हो कौन इस देश में लौट आया है और दोबारा सक्रिय हो चुका है। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह पुष्टि करनी पड़ रही है कि जो जादूगर खुद को शहंशाह कहता है, आप जानते हैं मेरा इशारा किस तरफ है, वो एक बार फिर हमारे बीच जीवित और सक्रिय है। थके और परेशान फज ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। उतने ही अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि अज़्काबान के दंपिशाचों ने सामूहिक विद्रोह कर दिया है और वे मंत्रालय के कर्मचारी बने रहने के इच्छुक नहीं है। हमारा मानना है कि दंपिशाच इस समय शैतानी शहंशाह के इशारों पर चल रहे हैं। हम जादूगर समुदाय से सतर्क रहने का आग्रह करते हैं। मंत्रालय प्रारंभिक घरेलू और व्यक्तिगत सुरक्षा की मार्गदर्शिकाएं प्रकाशित कर रहा है, जो अगले महीने सभी जादूगर घरों में मुफ्त बांटी जाएंगी। मंत्री जी के बयान से जादूगर समुदाय में निराशा और दहशत फैल गई है, जिसे पिछले बुधवार तक मंत्रालय के इस तरह के आश्वासन मिले थे कि इन अफवाहों में जरा भी सच्चाई नहीं है कि तुम जानते हो कौन लौट आया है। मंत्रालय के दृष्टिकोण में बदलाव का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि यह माना जाता है कि तुम जानते हो कौन और उसके कई समर्थक, जिन्हें प्राणभक्षी के नाम से जाना जाता है, गुरुवार की रात को जादू मंत्रालय में घुस आए थे। एल्बस डंबलडोर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिन्हें अब दोबारा हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय का हेडमास्टर, अंतर्राष्ट्रीय जादुई महासंघ का सदस्य और जादूगर न्याय सभा का चीफ वॉरलॉक बना दिया गया है। वे साल भर से इस बात पर अडिग थे कि तुम जानते हो कौन मरा नहीं है, जैसी की आशा और विश्वास था, बल्कि सत्ता हथियाने की नई कोशिशों में एक बार फिर समर्थकों को नियुक्त कर रहा है। इस दौरान वह लड़का जो जिंदा बच गया। हैरी, मैं जानती थी कि वे तुम्हारा नाम बीच में जरूर घसीटेंगे, हरमाइनी बोली और उसने अखबार के ऊपर से उसकी तरफ देखा। वे अस्पताल में थे। हैरी रॉन के पलंग के कोने पर बैठा था और वे दोनों सुन रहे थे, जबकि हरमाइनी रविवारीय जादूगर के पहले पन्ने में छपी खबर को पढ़कर सुना रही थी। जिनी, जिसके टकने को मैडम पॉम्फ्री ने एक पल में ठीक कर दिया था, हरमाइनी के पलंग के सिरे पर थी। नेविल, जिसकी नाक सामान्य आकार की हो चुकी थी, दोनों पलंगों के बीच की कुर्सी पर बैठा था, और लूना, जो मिलने आई थी, द क्विबलर का ताजा अंक उल्टा करके पढ़ रही थी और हरमाइनी की बात सुन ही नहीं रही थी। हैरी, एक बार फिर वह लड़का जो जिंदा बच गया हो गया, है ना? रॉन ने कहा, जो अब नाटकबाज और धोखेबाज नहीं रहा, है ना? उसने अपने पलंग के पास वाले कैबिनेट पर रखे बहुत सारे चॉकलेट मेंढकों में से मुट्ठी भर उठाए। उनमें से कुछ उसने हैरी, जिनी और नेविल की तरफ उछाले और दांतों से अपने मेंढक का रैपर फाड़ा। उसकी बाहों पर अब भी गहरे निशान थे, जहां मस्तिष्क के फीतों ने उसे कसकर लपेटा था। मैडम पॉम्फ्री ने कहा था कि विचार किसी अन्य चीज से ज्यादा गहरे निशान छोड़ सकते हैं। हालांकि जब से उन्होंने डॉक्टर अबलीस का ओझल मरहम लगाना शुरू किया था, तब से कुछ सुधार दिख रहा था। हाँ हैरी, अब वे तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं, हरमाइनी ने लेख पर नीचे की तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा। सत्य की एकमात्र आवाज असंतुलित समझे जाने के बावजूद कभी अपनी बात से नहीं डिगा। उसे हंसी और अपमान का पात्र समझा गया। हरमाइनी ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। उन्होंने इस बात का तो जिक्र ही नहीं किया कि वे खुद दैनिक जादूगर में हंसी उड़ा रहे थे और अपमान कर रहे थे। अचानक कराहते हुए उसने अपनी पसलियों पर हाथ रख लिया। डोलोहोव ने हरमाइनी पर जो शाप मारा था, खामोशी से दिए जाने के कारण उसकी शक्ति कम हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मैडम पॉम्फ्री के शब्दों में पर्याप्त नुकसान हो चुका था। हरमाइनी को रोजाना 10 अलग अलग तरह के काढ़े पीने पड़ते थे। उसकी हालत काफी सुधर रही थी और अब वह अस्पताल में पड़े पड़े बोर हो चुकी थी। तुम जानते हो कौन की कब्जा जमाने की आखिरी कोशिश? पृष्ठ 2 से 4 तक। मंत्रालय को हमें क्या बताना चाहिए? पृष्ठ 5। किसी ने एल्बस डंबलडोर की बात क्यों नहीं सुनी? पृष्ठ 6 से 8 तक। हैरी पॉटर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पृष्ठ 9। अरे, हरमाइनी ने अखबार मोड़कर एक तरफ फेंकते हुए कहा, इससे उन्हें लिखने का काफी मसाला मिल गया है। और हैरी के साथ वाला इंटरव्यू एक्सक्लूसिव नहीं है, वह तो क्विबलर में महीनों पहले छप चुका है। डैडी ने उन्हें इंटरव्यू बेच दिया है, लूना ने क्विबलर का पन्ना पलटते हुए कहा। उन्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल गई है, इसलिए हम इस गर्मी में स्वीडन की यात्रा पर जा रहे हैं, ताकि हम क्रम्पल हॉर्न स्नोरकैक को पकड़ सकें। ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए हरमाइनी खुद से जूझी। फिर वह बोली, यह तो बढ़िया है। जिनी की निगाह हैरी की निगाह से टकराई और वो मुस्कुराती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। अच्छा, हरमाइनी ने थोड़ा सीधे बैठते हुए और दोबारा दर्द भरा मुंह बनाते हुए कहा, तो स्कूल में क्या हो रहा है? फिल्टविक ने फ्रेड और जॉर्ज के कचरे को हटा दिया, जिनी ने कहा। उन्होंने यह काम 3 सेकंड में कर दिया, लेकिन उन्होंने खिड़की के नीचे एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया है और उसके आसपास रस्सियां बांधी हैं। क्यों? हरमाइनी ने हैरान दिखते हुए पूछा। जिनी ने कंधे उचकाते हुए कहा, ओह, उन्होंने बस इतना कहा कि यह सचमुच अच्छा जादू था। रॉन ने चॉकलेट भरे मेढक से कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने इसे फ्रेड और जॉर्ज की यादगार के रूप में छोड़ा होगा। उन्होंने मुझे ये चॉकलेटें भेजी हैं। उसने अपने पास के चॉकलेट मेंढकों के छोटे पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए हैरी से कहा, लगता है उनकी जोक शॉप अच्छी चल रही होगी, है ना?
हरमाइनी थोड़ी नाराज दिखी और बोली, तो क्या डंबलडोर के वापस आने के बाद सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं? हाँ, नेविल ने कहा, हर चीज दोबारा सामान्य हो गई है। मुझे लगता है फिल्च खुश होगा, है ना? रॉन ने चॉकलेट मिटक वाले एक कार्ड को अपने पानी के जग से टिकाया जिस पर डंबलडोर की तस्वीर थी। बिल्कुल नहीं, जिनी ने कहा। दरअसल वह तो बहुत बहुत दुखी है। उसने अपनी आवाज नीचे की और फुसफुसा कर बोली, वह कहता रहता है कि हॉगवर्ट्स में अम्बridge के आने से ज्यादा अच्छी घटना तो कभी हुई ही नहीं थी। उन छहों ने मुड़कर देखा। प्रोफेसर अम्बridge उनके सामने वाले पलंग पर लेटी लेटी छत को ताक रही थी। डंबलडोर अकेले ही जंगल में जाकर उन्हें सेंटोस से बचा लाए थे। उन्होंने यह काम कैसे किया? वे प्रोफेसर अम्बridge को सहारा देकर पेड़ों के बीच से बिना खरोच के कैसे निकले? कोई नहीं जानता और अम्बridge तो निश्चित रूप से नहीं बता रही थी। जब से वे महल लौटी थी तब से जहां तक उन्हें मालूम था वे एक भी शब्द नहीं बोली थी। कोई भी यह नहीं जानता था कि उनके साथ क्या गड़बड़ थी। उनके आमतौर पर साफ रहने वाले चूहे जैसे बाल अब बहुत गंदे थे और उसमें अब भी टहनियों तथा पत्तियों के टुकड़े दिख रहे थे। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं दिख रही थी। हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा, मैडम पॉम्फ्री कहती है कि उन्हें सदमा लगा है। जिनी बोली, इससे ज्यादा तो वे खींच रही हैं। रॉन अपनी जीभ से घोड़े जैसी आवाज करते हुए बोला, हाँ, अगर ऐसी आवाज निकालो तो वे प्रतिक्रिया करेंगी। अम्बridge तनकर बैठ गई और घबराकर चारों तरफ देखने लगी। मैडम पॉम्फ्री ने अपने ऑफिस के दरवाजे से झांकते हुए पूछा, कोई दिक्कत है प्रोफेसर? नहीं नहीं, अम्बridge ने अपने तकियों पर दोबारा धंसते हुए कहा, नहीं, मैं शायद सपना देख रही थी। हरमाइनी और जिनी ने चादर में अपनी हंसी दबा ली। सेंटोस की बात आई ही है तो, हरमाइनी ने कहा, जिसने अब खुद को थोड़ा संभाल लिया था। अब ज्योतिष कौन पढ़ाएगा? क्या फिरेंज रुकेगा? उसे रुकना ही पड़ेगा, हैरी ने कहा। बाकी सेंटोस अब उसे अपने समूह में कभी शामिल नहीं करेंगे, है ना? जिनी बोली, ऐसा लगता है कि वह और ट्रिलोनी दोनों ही पढ़ाएंगे। शर्त लगाता हूँ, डंबलडोर चाहते होंगे कि वे ट्रिलोनी से मुक्ति पा जाते, हैरी ने कहा, जो 14वां चॉकलेट में खा रहा था। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो पूरा विषय ही बकवास है। फिरेंज भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? हरमाइनी ने पूछा, जब तुम्हें पता चल चुका है कि असली भविष्यवाणियां होती हैं। हैरी का दिल सरपट भागने लगा। उसने रॉन, हरमाइनी या किसी को भी नहीं बताया था कि भविष्यवाणी में क्या था। नेविल ने उन्हें बता दिया था कि मृत्यु कक्ष की सीढ़ियों पर जब हैरी उसे खींच रहा था तो यह टूट गई थी और हैरी ने अब तक उन्हें सही बात नहीं बताई थी। वह उनके चेहरे के भाव देखने को तैयार नहीं था जब वह उन्हें बताता कि वह या तो खूनी या फिर शिकार बनेगा और कोई रास्ता नहीं था। हरमाइनी ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, अफसोस कि वह टूट गई। हाँ, रॉन बोला, लेकिन तुम जानते हो कौन को भी तो पता नहीं चल पाया कि उसमें क्या था। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने हैरी को खड़े होते देखकर हैरानी और निराशा से पूछा। हैग्रिड के यहाँ, हैरी ने कहा। देखो, वह अभी अभी वापस लौटा है और मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे तुम दोनों के हालचाल बताने जरूर आऊंगा। ओह ठीक है, रॉन ने कमरे की खिड़की से चमकीले नीले आसमान को देखते हुए शिकायत भरी आवाज में कहा। काश हम भी चल पाते। जब हैरी वार्ड में आगे जाने लगा तो हरमाइनी बोली, हमारी तरफ से हेलो कह देना और उसे पूछ लेना कि उसके छोटे दोस्त का हालचाल कैसा है। हैरी ने कमरे से बाहर निकलते समय अपना हाथ हिलाकर बताया कि उसने सुन लिया है और वह समझ गया है। महल रविवार के हिसाब से भी काफी शांत लग रहा था। यह स्पष्ट था कि सभी विद्यार्थी धूप भरे मैदान में थे और परीक्षा खत्म होने का आनंद उठा रहे थे। अब वे सत्र के आखिरी दिनों के रिवीजन या होमवर्क की चिंता से कोसों दूर थे। हैरी धीरे धीरे वीरान गलियारे में चला और चलते समय खिड़कियों में से बाहर देखता रहा। उसे क्विडिच पिच के ऊपर मटर गश्ती करते विद्यार्थी दिख रहे थे। कुछ विद्यार्थी झील में तैर रहे थे। दैत्यकार समुद्र फेनी भी उनके साथ तैर रही थी। उसे यह फैसला करना मुश्किल लग रहा था कि वह लोगों के साथ रहना चाहता है या नहीं। जब भी वह लोगों के साथ होता था तो वह अकेला रहना चाहता था और जब वह अकेला होता था तो वह लोगों के साथ रहना चाहता था। उसने सोचा कि उसे हैग्रिड से जाकर जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जब से वह लौटा था तब से वह उससे ठीक से बात नहीं कर पाया था। हैरी अभी संगमरमर की आखिरी सीढ़ी उतरकर प्रवेश हॉल में पहुंचा ही था कि तभी दाहिनी तरफ के एक दरवाजे से मैल्फॉय, क्रैब और गोयल निकले। हैरी जानता था कि यह दरवाजा नागशक्ति के हॉल की तरफ जाता है। हैरी रुक गया। मैल्फॉय और उसके दोस्त भी रुक गए। वे सभी एकदम खामोश थे। सिर्फ मैदान की तरफ से चिल्लाने, हंसने और छपाक की आवाजें बाहर के खुले दरवाजों से होती हुई हॉल में आ रही थी। मैल्फॉय ने चारों तरफ देखा। हैरी जानता था कि वह ये जांच कर रहा है कि आसपास कोई टीचर तो नहीं है। फिर उसने हैरी की तरफ देखा और धीरे से कहा, पॉटर, तुम्हारी मौत तय है। हैरी ने अपनी भुहें चढ़ाई। अजीब बात है, उसने कहा। तुमने सोचा होगा कि मैं डर जाऊंगा। हैरी ने पहले कभी मैल्फॉय को इतना नाराज नहीं देखा था। उसे एक तरह की विरक्त संतुष्टि मिली जब उसने उसके पीले नुकीले चेहरे को गुस्से से विकृत होते देखा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैल्फॉय ने फुसफुसा कर कहा। तुमने मेरे डैडी के साथ जो किया है उसकी कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा।
अरे अब तो मैं दहशत में आ गया हूँ, हैरी ने ताना मारते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम तीनों के मुकाबले वोल्डेमॉर्ट से जूझना तो बहुत ही आसान था। क्या हुआ? उसने पूछा, क्योंकि नाम सुनकर मेल्फॉय, क्रैब और गोयल सिहर गए थे। वह तुम्हारे डैडी का दोस्त है ना? तुम उसके नाम से तो नहीं डर गए? क्यों? पॉटर, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, मेल्फॉय ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्रैब तथा गोयल उसके आसपास थे। तुम जरा ठहरो तो सही, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम मेरे डैडी को जेल नहीं पहुंचा सकते। हैरी बोला। मुझे लगता है कि वे अब तक तो वहां पहुंच भी चुके होंगे, मेल्फॉय ने धीरे से कहा। दम पिशाच अज़्काबान से जा चुके हैं। डैडी और उनके साथी पलक झपकते ही बाहर निकल आएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि वे निकल आएंगे, हैरी ने कहा। फिर भी कम से कम अब हर कोई जान तो गया ही है कि वे कितने घटिया हैं। मेल्फॉय का हाथ उसकी छड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन हैरी उससे तेज निकला। मेल्फॉय की उंगलियां दुशाले की जेब तक पहुंच पाती इससे पहले ही उसने अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। पॉटर! प्रवेश हॉल में एक आवाज गूंजी। स्नेप अपने ऑफिस तक जाने वाली सीढ़ियों पर आ चुके थे और उनके देखते ही हैरी के मन में नफरत का इतना ज्यादा एहसास हुआ जितना मेल्फॉय के प्रति नहीं था। चाहे डंबलडोर जो भी कहे, वो स्नेप को कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। उन चारों की तरफ धड़धड़ा कर आते हुए स्नेप ने हमेशा जितने ठंडे अंदाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो पॉटर? मैं यह फैसला करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेल्फॉय को कौन सा शाप दूं सर, हैरी ने आवेश में कहा। स्नेप उसे घूरने लगे। फिर उन्होंने कहा, छड़ी तत्काल अंदर रख दो, गरुद्वार के 10 पॉइंट कम। स्नेप ने दीवारों पर लगे दैत्याकार अवर ग्लास की तरफ देखा और वे अंग से मुस्कुराने लगे। गरुड़ के पास तो एक भी पॉइंट नहीं बचा है पॉटर। इस स्थिति में तो हमें गरुड़ को कुछ और पॉइंट देने होंगे। प्रोफेसर मैकगोनिकल अभी अभी पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर महल में दाखिल हुई थी। उनके एक हाथ में चौकड़ी वाला बैग था और दूसरे हाथ में छड़ी थी जिसके सहारे वे चल रही थी, लेकिन इसके अलावा उनकी हालत काफी अच्छी दिख रही थी। प्रोफेसर मैकगोनिकल, स्नेप ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, आप सेंट मंगो से आ गई? हाँ प्रोफेसर स्नेप, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने अपना यात्री चोगा उतारते हुए कहा। अब मैं बिल्कुल नहीं हो गई हूँ। तुम दोनों, क्रैब, गोयल। उन्होंने शाही अंदाज में उन दोनों को अपने पास बुलाया। वे अपने बड़े बड़े पैर बढ़ाते हुए अजीब तरीके से वहां पहुंचे। प्रोफेसर मैकगोनिकल ने क्रैब के सीने पर बैग तथा गोयल के सीने पर चोगा रखते हुए कहा, इसे मेरे ऑफिस में रखाओ। वे संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। तो फिर ठीक है, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने दीवार पर लगे अवर ग्लासेस की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि पॉटर और उसके दोस्तों में से हर एक को 50-50 पॉइंट मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम जानते हो कौन के आने के बारे में दुनिया को चेतावनी दी। आप क्या कहते हैं प्रोफेसर स्नेप? क्या? स्नेप ने कहा, हालांकि हैरी जानता था कि उन्होंने ये बात अच्छी तरह सुन ली थी। ओह अच्छा, मुझे लगता है तो पॉटर दोनों वीजली, लॉन्ग बॉटम और मिस ग्रेंजर को 50-50 पॉइंट, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा और उनके बोलते ही गरुद्वार के अवर ग्लास में माणिकों की बाढ़ आ गई। ओह, और मुझे लगता है 50 पॉइंट मिस लवकुड को भी, उन्होंने कहा, जिससे चीलघात वाले खंड में कई नीलम गिर गई। प्रोफेसर स्नेप, मुझे लगता है कि आप मिस्टर पॉटर के 10 पॉइंट कम करना चाहते थे, तो यह लीजिए। कुछ माणिक कम हो गए, लेकिन अब भी काफी बचे थे। प्रोफेसर मैकगोनिकल ने तेजी से कहा, अच्छा पॉटर और मेल्फॉय, मुझे लगता है कितने सुहाने दिन में तुम लोगों को बाहर रहना चाहिए। हैरी को दोबारा यह याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी छड़ी वापस दुशाले में रखी और सीधे सामने वाले दरवाजे की तरफ चल दिया। उसने स्नेप और मेल्फॉय की तरफ पलटकर देखा तक नहीं। जब वह घास पर चलकर हैग्रिड के केबिन की तरफ जाने लगा तो उस पर गर्म धूप पड़ी। विद्यार्थी घास पर पसर कर धूप सेक रहे थे, बातें कर रहे थे, रविवार जादूगर पढ़ रहे थे और चॉकलेट खा रहे थे। उसके वहां से गुजरते समय उन्होंने उसकी तरफ देखा। कुछ ने उसे आवाज लगाई और हाथ हिलाया। वे यह दिखाने के लिए स्पष्ट रूप से उत्सुक थे कि उन्होंने भी दैनिक जादूगर की तरह उसे हीरो मान लिया था। हैरी ने उनमें से किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसे पता नहीं था कि 3 दिन पहले हुई घटना के बारे में वे कितना जानते थे, लेकिन वह अब तक सवाल पूछे जाने से बचा था और वह ऐसा ही चाहता था। जब उसने हैग्रिड के केबिन का दरवाजा खटखटाया तो उसे लगा कि वो बाहर होगा, लेकिन तभी फैंग कोने से भागता हुआ आया और उसने इतना उत्साह दिखाया कि हैरी गिरते गिरते बचा। यह पता चला कि हैग्रिड पीछे वाले बगीचे में सब्जी तोड़ रहा था। जब हैरी फेंस के पास पहुंचा तो वो मुस्कुराकर बोला, आओ हैरी, अंदर आओ, अंदर आओ, हम एक एक कप डेंडेलियन जूस पीते हैं। हालचाल कैसे है? हैग्रिड ने उससे पूछा जब वे लकड़ी की टेबल पर बैठ गए और उनके सामने बर्फ से ठंडा एक एक ग्लास जूस आ गया। हाँ, ठीक लग रहा है, क्यों? हैग्रिड के चेहरे की चिंता से हैरी समझ गया कि वह हैरी के शरीर के सही सलामत होने की बात नहीं कर रहा था। मैं ठीक हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा, क्योंकि वह उस विषय पर बातचीत नहीं करना चाहता था जो हैग्रिड के दिमाग में था। तो तुम कहाँ गए थे? पहाड़ों में छिपे थे, हैग्रिड ने कहा, एक गुफा में
जैसा सीरियस ने किया था जब वह। हैग्रिड ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, अपना गला साफ करके हैरी की तरफ देखा और जूस का एक लंबा घूंट ले लिया। जो भी हो, हम वापस आ गए हैं, उसने कमजोर आवाज में कहा। तुम पहले से ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, हैरी ने कहा, जो बातचीत को सीरियस से दूर रखने के लिए संकल्पवान था। क्या? हैग्रिड ने एक विशाल हाथ उठाकर अपने चेहरे पर फेरा। ओह ओह हाँ, देखो, ग्रोपी अब काफी सुधर चुका है। तुम जानते हो, जब हम वापस लौटे तो वो हमें देखकर बहुत खुश हुआ। वह सचमुच अच्छा लड़का है। हम सोच रहे हैं कि उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी जाए। हैरी सामान्य स्थिति में हैग्रिड के मन में यह विचार निकालने की कोशिश करता। जंगल में एक और दानवी के आने की आशंका, जो शायद ग्रॉब से भी ज्यादा जंगली और क्रूर हो, निश्चित रूप से दहशत भरी थी। लेकिन जाने क्यों हैरी इस मुद्दे पर बहस करने के लिए आवश्यक शक्ति नहीं बटोर पाया। वह सोचने लगा कि काश वह अकेला होता। जल्दी लौटने का सोचकर उसने डैंडेलियन जूस के बड़े बड़े घूंट लिए और गिलास को आधा खाली कर दिया। हैरी, अब सभी जान चुके हैं कि तुम सच बोल रहे थे, हैग्रिड ने धीरे से और अप्रत्याशित रूप से कहा। वह हैरी को गौर से देख रहा था। यह अच्छा हुआ है ना? हैरी ने कंधे उचकाए। देखो, हैग्रिड टेबल के पार से उसकी तरफ झुका। हम सीरियस को तुमसे पहले से जानते थे। वह लड़ते लड़ते मरा था और यही वह तरीका था जो उसे पसंद आता, हैरी ने गुस्से से कहा। वह बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। हैग्रिड ने खिचड़ी बालों वाला अपना सिर झुकाया। वह धीरे से बोला, नहीं, हमें नहीं लगता कि वो जाना चाहता था। लेकिन फिर भी हैरी, वो कभी घर पर बैठकर दूसरों को लड़ते नहीं देखना चाहता था। अगर वो मदद करने नहीं जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हैरी उछलकर खड़ा हो गया। उसने मशीनी अंदाज में कहा, मुझे रॉन और हरमाइनी को देखने के लिए अस्पताल जाना है। ओह, हैग्रिड ने थोड़ा परेशान दिखते हुए कहा। ओह, तो फिर ठीक है हैरी, अपना ध्यान रखना और जब भी मौका मिले आ जाना। हाँ ठीक है। हैरी तेजी से दरवाजे तक गया और उसे खींचकर खोल लिया। जब तक हैग्रिड अलविदा कह पाता, वह दोबारा धूप में पहुंच चुका था और मैदान पार करने लगा था। एक बार फिर उसके गुजरते समय विद्यार्थियों ने उसे आवाजें दी। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। वह सोचने लगा कि काश वे सभी गायब हो जाएं और आंखें खोलने पर वो मैदान में खुद को अकेला पाए। परीक्षाएं खत्म होने और वोल्डेमॉर्ट के भेजे सपने को देखने से पहले की बात और थी। तब तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश वही थी कि जादूगर दुनिया यह जान ले कि वह सच्चाई बता रहा है, यह जान ले कि वोल्डेमॉर्ट लौट आया है और यह जान ले कि वह न तो झूठा है और न ही पागल है। लेकिन अब वह झील के पास थोड़ी दूर गया। वह इसके किनारे पर बैठ गया। झुरमुटों के पीछे रहने के कारण वह आने जाने वाले की निगाहों से छिपता रहा। वह चमकते हुए पानी की तरफ घूर कर सोचता रहा। शायद वो इसलिए अकेला रहना चाहता था क्योंकि डंबलडोर से हुई बातचीत के बाद वो बाकी सबसे अलग थलग महसूस कर रहा था। एक अदृश्य रस्सी उसे बाकी दुनिया से अलग कर रही थी। वो हमेशा से सबसे अलग था। असली बात तो यही थी कि वो कभी इसका मतलब ही नहीं समझ पाया था। झील किनारे बैठते समय दुख का भयंकर बोझ उसे नीचे खींच रहा था। सीरियस के जाने का एहसास इतना ताजा था कि उसे बहुत ज्यादा डर नहीं लगा। धूप खिली हुई थी। मैदान में चारों तरफ हंसते हुए विद्यार्थी भरे थे और हालांकि वो खुद को उनसे उसी तरह अलग महसूस कर रहा था जैसे वो किसी अलग प्रजाति का हो, लेकिन फिर भी वहां बैठते समय वो यह यकीन करना बहुत मुश्किल था कि जिंदगी में या तो वो किसी की हत्या करेगा या फिर कोई उसकी हत्या करेगा। वो वहां बैठकर काफी देर तक पानी को निहारता रहा। वो कोशिश करता रहा कि अपने गॉडफादर के बारे में न सोचे या याद न करे कि इसी जगह के ठीक सामने दूसरे किनारे पर सीरियस एक बार 100 दम पिशाचों से बचने की कोशिश में गिर गया था। सूरज ढलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे ठंड लग रही थी। वह उठकर खड़ा हुआ और महल की तरफ लौटने लगा। चलते चलते वो अपनी आस्तीन में अपना चेहरा पोंछता रहा। रॉन और हरमाइनी सत्र खत्म होने के 3 दिन पहले अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर लौट आए। हरमाइनी सीरियस के बारे में बात करने में दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन जब भी वो उसका नाम लेती थी तो रॉन धीरे से आवाज निकालकर उसे चुप कर देता था। हैरी को अब भी यकीन नहीं था कि वो अपने गॉडफादर के बारे में बातें करना चाहता था। उसकी इच्छा उसके मूड के हिसाब से बदलती रहती थी। बहरहाल वह एक बात जानता था, हालांकि उस पर वो बहुत दुखी था, लेकिन प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में पहुंचने के बाद उसे हॉगवर्ट्स की बहुत याद आएगी। हालांकि वो अब समझ गया था कि उसे हर गर्मी वहां क्यों लौटना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था। सच तो यह था कि वहां जाने का विचार उसे पहले कभी इतना भयंकर नहीं लगा था। सत्र खत्म होने के एक दिन पहले प्रोफेसर अम्ब्रिज हॉगवर्ट्स से चली गईं। ऐसा लग रहा था कि डिनर के दौरान वे अस्पताल से चुपके से निकल जाना चाहती थी। शायद उन्हें यह उम्मीद थी कि वे चोरी छिपे हॉगवर्ट्स से चली जाएंगी, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में उन्हें पीव्स मिल गया।
पीव्स ने फ्रेड के निर्देशों को पूरा करने के इस आखिरी अवसर का लाभ उठाया और खुशी खुशी उन्हें हॉगवर्ट्स से भगाया। वो एक छड़ी और चौक भरे मोजे से उन्हें भगाता रहा। कई विद्यार्थी दौड़कर प्रवेश हॉल में आ गए और उन्हें भागते हुए देखते रहे। हाउसों के प्रमुखों ने आधे अधूरे मन से उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ कमजोर निर्देश देने के बाद प्रोफेसर अम्बरिज स्टाफ टेबल पर अपनी कुर्सी पर बैठ गईं और अफसोस करने लगी कि वे खुद अम्बरिज के पीछे इसलिए नहीं भाग सकती क्योंकि पीव्स उनकी छड़ी ले गया है। स्कूल में उनकी आखिरी शाम आ गई। ज्यादातर विद्यार्थी अपनी पैकिंग पूरी करके सत्र के अंत के विदाई जश्न में नीचे जा रहे थे, लेकिन हैरी ने तो अभी पैकिंग का काम शुरू भी नहीं किया था। इसे कल कर लेना, रॉन ने कहा, जो उनके कमरे में दरवाजे के पास उसका इंतजार कर रहा था। चलो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं जल्दी ही आता हूँ, तुम जाओ। लेकिन जब रॉन के जाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो हैरी ने पैकिंग की गति बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। वह विदाई जश्न में कतई नहीं जाना चाहता था। उसे इस बात की चिंता थी कि डंबलडोर अपने भाषण में उसका जिक्र जरूर करेंगे। वे निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट की वापसी का जिक्र करेंगे। उन्होंने पिछले साल भी उन्हें यह बात बताई थी। हैरी ने अपने संदूक के बिल्कुल नीचे से कुछ गुड़ी मुड़ी दुशाले निकाले ताकि तय किए हुए दुशालों के लिए जगह बना सके। ऐसा करने पर उसे कोने में एक बुरी तरह लिपटा पैकेट दिखा। उसे समझ में नहीं आया कि यह पैकेट वहां कैसे आया। वह नीचे झुका और अपने जूतों के नीचे से खींचकर उसकी जांच की। कुछ ही सेकंड में उसे पता चल गया कि यह क्या था। सीरियस ने उसे यह 12 नंबर ग्रिमोल चौक में दिया था। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना, ठीक है? हैरी ने पलंग पर बैठकर पैकेट खोला। उसमें से एक छोटा चौकोर आईना गिरा। यह पुराना दिख रहा था। यह निश्चित रूप से गंदा था। हैरी ने उसे अपने चेहरे तक उठाया। उसे अपना चेहरा नजर आया। उसने आईने को पलटाया। दूसरी तरफ सीरियस के हाथ से लिखी हुई पर्ची थी। यह 2 तरफा आईना है। मेरे पास इसका जोड़ीदार आईना है। अगर तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत पड़े तो बस इसे सामने रख के मेरा नाम ले लेना। तुम तत्काल मेरे आईने में दिखने लगोगे और मैं तुमसे तुम्हारे आईने में बात कर सकूंगा। जेम्स और मैं अलग अलग सजा काटते समय इनका इस्तेमाल करते थे। हैरी का दिल सरपट भागने लगा। उसे याद था कि उसने 4 साल पहले अपने मृत माता पिता को शाहीबाग के दर्पण में देखा था। वह जानता था कि वह इसी वक्त सीरियस से दोबारा बात कर सकेगा। उसने चारों तरफ देखा। यह पक्का किया कि वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। उसने आईने के पीछे देखा। उसे कांपते हाथों से चेहरे तक उठाया और जोर से तथा स्पष्टता से कहा, सीरियस। उसकी सांस से आईने की सतह पर धुंध जम गई। उसने आईने को और करीब कर लिया। उसके भीतर रोमांच की बाढ़ आ गई, लेकिन जो आंखें कोहरे के बीच से उसकी तरफ मिचमिचा रही थी वे निश्चित रूप से उसी की थी। उसने दोबारा आईने को पोंछकर साफ किया और कहा, ताकि हर अक्षर कमरे में स्पष्टता से गूंज जाए, सीरियस ब्लैक। कुछ नहीं हुआ। आईने में दिखने वाला कुंठित चेहरा निश्चित रूप से अब भी उसी का था। हैरी के दिमाग में एक आवाज गूंजी। जब सीरियस तोरण द्वार में से गया था तो उसके पास आईना नहीं था, इसलिए यह काम नहीं कर रहा है। हैरी एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रहा। फिर उसने आईने को वापस संदूक में फेंक दिया, जिससे यह टूट गया। 1 मिनट तक तो उसे यह यकीन हो चुका था कि वह सीरियस को देख सकता है, उससे बात कर सकता है। निराशा उसके गले तक आ रही थी। वह खड़ा हो गया और अपने संदूक में टूटे हुए आईने के ऊपर बेतरतीब ढंग से सामान फेंकने लगा। लेकिन तभी उसके मन में अचानक एक विचार आया। आईने से भी ज्यादा अच्छा विचार, एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विचार। उसने इस बारे में पहले कभी क्यों नहीं सोचा? उसने पहले कभी क्यों नहीं पूछा? वह कमरे में भागकर घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। भागते समय वह दीवारों से टकरा रहा था, लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं था। वह खाली हॉल के पार भागा, तस्वीर के छेद से बाहर निकला और गलियारे में भागने लगा। उसने मोटी औरत को नजरअंदाज कर दिया, जिसने उसके पीछे चिल्लाकर कहा, जश्न शुरू होने वाला है और तुम बहुत बढ़िया दिख रहे हो। लेकिन हैरी का जश्न में जाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था कि यहाँ पर बहुत सारे भूत मंडराते रहते थे जब आपको उनकी जरूरत भी नहीं होती थी? लेकिन इस वक्त वह सीढ़ियों और गलियारों में भागा, लेकिन उसे कभी कोई जिंदा या मुर्दा व्यक्ति नहीं मिला। जाहिर है वे सभी बड़े हॉल में थे। वह समूहन के क्लासरूम के बाहर रुक गया। वह हांफते हुए सोचने लगा कि उसे जश्न खत्म होने का इंतजार करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने आशा छोड़ी, उसे एक भूत दिख गया। गलियारे के सिरे पर एक पारदर्शी आकृति तैर रही थी। सुनो, सुनो, निक, निक! उस भूत ने अपना सिर दीवार से बाहर निकाला। उसका पंखों वाला भड़कीला हैट नजर आया और उसके बाद सर निकोलस डे मिम्सी पॉर्पिंगटन का खतरनाक तरीके से झूलता हुआ सिर प्रकट हुआ। उसने गुड इवनिंग कहते हुए अपने बाकी शरीर को ठोस दीवार में से बाहर निकाला और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया। यानी सिर्फ मुझे ही देर नहीं हुई है, उसने आ भरते हुए कहा। हालांकि यह एक अलग मामला है। निक, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? लगभग सिरकटे निक के चेहरे पर एक बहुत अजीब भाव आ गया जब उसने अपनी उंगली अपने गले के सख्त गुलूबंद में डालकर उसे थोड़ा सीधा किया। निश्चित रूप से उसने यह काम सोचने का समय निकालने के लिए किया था। उसने यह काम करना तभी बंद किया जब उसका आंशिक रूप से कटा हुआ सिर पूरी तरह से गिरने वाला था। और इस समय हैरी,
निक ने परेशान दिखते हुए कहा। क्या यह जश्न के बाद नहीं हो सकता? नहीं निक, प्लीज, हैरी ने कहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हम यहाँ चल सकते हैं? जब हैरी ने सबसे पास वाले क्लासरूम का दरवाजा खोला तो लगभग सिर कटे निक ने आ भरी। ओ ठीक है, उसने समर्पण करने के अंदाज में कहा। सच कहूं तो मुझे इसी बात की उम्मीद थी। हैरी उसके लिए दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया, लेकिन वह दीवार से उड़कर अंदर पहुंच गया। किस बात की उम्मीद? हैरी ने दरवाजा बंद करते समय पूछा। यही कि तुम मेरी तलाश करोगे, निक ने कहा, जो अब हवा में तैरता हुआ खिड़की तक चला गया और अंधेरे में डूबते मैदान को देख रहा था। ऐसा होता है कई बार जब किसी का कोई चला जाता है। अच्छा, हैरी ने विचलित हुए बिना कहा। तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें ही खोज रहा था। निक कुछ नहीं बोला। देखो, हैरी ने कहा, जिसे यह बात कहना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल लग रहा था। देखो, तुम मरे हुए हो, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ हो, है ना? निक ने आ भरी और मैदान की तरफ देखा। यह सही है ना? हैरी ने उसे प्रेरित किया। तुम मर चुके हो, लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम हॉगवर्ट्स में घूम सकते हो, है ना? हाँ, लगभग सिर कटे निक ने धीरे से कहा। हाँ, मैं चल सकता हूँ और बातचीत कर सकता हूँ। तो तुम वापस लौट आए, है ना? हैरी ने व्यग्रता से कहा। लोग वापस लौट सकते हैं, है ना? भूतों के रूप में उन्हें पूरी तरह गायब होने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? उसने अधीरता से कहा जब निक कुछ नहीं बोला। लगभग सिर कटा निक झिझका, फिर बोला। हर कोई भूत बनकर वापस नहीं लौट सकता। हैरी ने जल्दी से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? सिर्फ सिर्फ जादूगर। ओह, हैरी ने कहा और वह राहत में हंस दिया। तो यह ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक जादूगर है, तो वह वापस लौट सकता है ना? निक खिड़की से दूर मुड़ा और हैरी की तरफ दुख से देखने लगा। वह वापस नहीं लौटेगा। कौन? सीरियस ब्लैक, निक ने कहा। लेकिन तुम तो लौट आए थे, हैरी ने गुस्से से कहा। तुम तो लौट आए, मरने के बाद भी तुम गायब नहीं हुए। निक दुखी होकर बोला। जादूगर जहाँ रहते हैं वहां भूत बनकर रह सकते हैं, बशर्ते वे अपनी निशानी छोड़ दें, लेकिन बहुत कम जादूगर इस रास्ते को चुनते हैं। क्यों नहीं? हैरी ने कहा। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यह असामान्य बात भी है तो भी सीरियस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह वापस लौट आएगा, मैं जानता हूँ कि वह वापस लौट आएगा। उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि हैरी ने अपना सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे वह सीरियस को देखने वाला है, मोती की तरह सफेद और पारदर्शी, लेकिन उसकी तरफ मुस्कुरा कर आता हुआ। वह नहीं लौटेगा, निक ने दोहराया। वह आगे चला गया होगा। तुम्हारा क्या मतलब है, आगे चला गया होगा? हैरी ने जल्दी से पूछा। आगे कहाँ चला गया होगा? सुनो, वैसे जब मरते हैं तो क्या होता है? इंसान कहाँ जाता है? हर इंसान वापस क्यों नहीं लौटता है? यह जगह भूतों से भरी हुई क्यों नहीं है? क्यों? निक बोला। मैं जवाब नहीं दे सकता। तुम मर चुके हो, है ना? हैरी ने चिढ़कर कहा। तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जवाब दे सकता है? निक धीरे से बोला। मैं मौत से डरता था, इसलिए मैंने पीछे रहने का विकल्प चुना। मैं कई बार सोचता हूँ कि मुझे शायद आगे चले जाना चाहिए था। देखो, यह न तो यहाँ है न वहाँ है। दरअसल मैं न तो यहाँ हूँ न वहाँ हूँ। उसने दुख भरी हंसी निकाली। हैरी, मैं मौत के रहस्यों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बजाय जीवन की कमजोर नकल को चुना था। मुझे यकीन है कि रहस्य विभाग में विद्वान जादूगर इस मामले पर अध्ययन कर रहे हैं। हैरी ने तैश में आते हुए कहा। मुझसे उस जगह के बारे में बात मत करो। मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाया, निक ने विनम्रता से कहा। अच्छा, मुझे माफ करना, जश्न में जाना है। और वो कमरे से चला गया। हैरी वहां अकेला खड़ा खड़ा उस दीवार को सूनेपन से घूरता रहा जहां से निक निकलकर ओझल हुआ था। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसने अपने गॉडफादर को दोबारा खो दिया था, क्योंकि अब उसकी यह उम्मीद चली गई थी कि वो दोबारा उसे देख पाएगा या उससे बात कर पाएगा। वह दुखी मन से धीरे धीरे खाली महल में चलने लगा और सोचने लगा कि क्या वो दोबारा खुश हो पाएगा। वो मोटी औरत के गलियारे वाले कोने पर मुड़ा। वहां से उसने देखा कि सामने दीवार के बोर्ड पर कोई नोटिस चिपका रहा था। दूसरी नजर में उसे दिख गया कि वह लूना थी। आसपास छिपने की कोई अच्छी जगह नहीं थी। लूना को उसके कदमों की आहट सुनाई दे गई होगी, और वैसे भी हैरी में इतना दम नहीं था कि वह उस पल किसी से बच पाता। सुनो, लूना ने अस्पष्टता से कहा और नोटिस बोर्ड से दूर हटते हुए उसकी तरफ देखा। तुम जश्न में क्यों नहीं गई? हैरी ने पूछा। देखो, मेरी ज्यादातर चीजें खो गई हैं, लूना धीरे से बोली। विद्यार्थी उन्हें छिपा देते हैं। आज आखिरी रात होने के कारण मुझे अपना सामान वापस चाहिए, इसलिए नोटिस लगा रही हूँ। उसने नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा किया, जिस पर उसने अपनी सभी गुमी किताबों और कपड़ों की सूची लगाकर लोगों से यह आग्रह किया था कि वे उन्हें लौटा दें। हैरी के मन में एक अजीब सा भाव आ गया। यह भाव उस गुस्से और दुख से बिल्कुल अलग था जो सीरियस की मौत के बाद से उसमें भरा हुआ था। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि लूना के लिए वो अफसोस कर रहा था। उसने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, लोग तुम्हारा सामान क्यों छिपाते हैं? उसने कंधे उचकाकर कहा,
ओह देखो, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी अजीब हूँ। कुछ लोग तो दरअसल मुझे पागल लवकुट कहते हैं। हैरी ने उसकी तरफ देखा और उसके मन में करुणा का भाव बहुत प्रबल हो गया। यह कोई कारण नहीं है कि मैं तुम्हारा सामान उठा ले, उसने कहा। क्या तुम्हें सामान खोजने में मदद चाहिए? उसने हैरी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। ओह नहीं, सामान वापस आ जाएगा, हमेशा आ जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं आज रात को सामान पैक करना चाहती थी। खैर, तुम जश्न में क्यों नहीं गए? हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस मन नहीं हुआ। लूना ने अजीब सी धुंध भरी बाहर निकलती आंखों से उसे देखते हुए कहा। मैं समझ सकती हूँ। जिस आदमी को प्राण पक्षियों ने मारा था वह तुम्हारा गॉड फादर था, है ना? जिनी ने मुझे बताया था। हैरी ने सिर हिलाया, लेकिन उसने पाया कि उसे लूना से सीरियस के बारे में बात करने से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसे अभी अभी याद आया कि वह भी थेस्ट्रॉल को देख सकती है। क्या तुमने? उसने कहा। मेरा मतलब है, तुमने किसे मरते देखा था? लूना ने कहा। अपनी मम्मी को। वे बहुत असाधारण जादूगरनी थी, लेकिन उन्हें प्रयोग करने का शौक था और उनका एक मंत्र एक दिन बुरी तरह उल्टा पड़ गया। मैं उस वक्त 9 साल की थी। हैरी बुदबुदाया। मुझे अफसोस है, लूना ने कहा। हाँ, यह बहुत भयंकर था। मैं कई बार इसके बारे में बहुत दुखी होती हूँ, लेकिन मेरे पास डैडी हैं। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी, है ना? और क्या ऐसा है? हैरी ने अनिश्चितता से पूछा। उसने अपना सिर अविश्वास में हिलाया। ओह देखो, तुमने भी तो उस पर्दे के पीछे उन लोगों की आवाज सुनी थी, है ना? तुम्हारा मतलब है? तोरण द्वार वाले कमरे में वे लोग बस नजरों से दूर मंडरा रहे हैं। तुमने उनकी आवाज सुनी थी? उन्होंने एक दूसरे को देखा। लूना थोड़ा मुस्कुरा रही थी। हैरी नहीं जानता था कि क्या कहे या सोचे। लूना बहुत सी असाधारण चीजों पर यकीन करती थी, लेकिन पर्दे के पीछे से आवाजें उसे भी सुनाई दी थीं। उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपना सामान खोजने में मेरी मदद नहीं चाहती हो? ओह नहीं, लूना बोली। नहीं, मुझे लगता है कि मैं नीचे जाकर कुछ पुडिंग खा लेती हूँ और सामान लौटने का इंतजार करती हूँ। यह हमेशा लौट आता है। हैरी, तुम्हारी छुट्टियां अच्छी गुजरे। हाँ, तुम्हारी भी। वो उससे दूर चली गई और जब वह उसे जाते देखता रहा तो उसने पाया कि उसके सीने का भयंकर बोझ थोड़ा कम हो गया था। अगले दिन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से घर की यात्रा कई मायनों में दुर्घटनापूर्ण साबित हुई। पहली बात तो यह थी कि मेलफॉय, क्रैब और ग्वेल ने ट्रेन में टॉयलेट से लौटते समय हैरी पर हमला कर दिया। वे लोग पूरे सप्ताह टीचर के बिना उस पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। हमला सफल हो गया, लेकिन उन्होंने अनजाने में यह हमला उस कंपार्टमेंट के बाहर किया था जो डीए के सदस्यों से भरा था। सदस्यों ने कांच में से इसे देख लिया। वे एक साथ हैरी की मदद करने के लिए भागे। अर्नी मैकमिलन, हन्ना अबॉट, सूजन बोन्स, जस्टिन फिंच फ्लेचली, एंथनी गोल्डस्टीन और टेरी बूट ने हैरी के सिखाए बहुत सारे मंत्र मार दिए। कुछ ही समय में मेलफॉय, क्रैब और गोयल 3 दैत्याकार घुंघों में बदल चुके थे जो हॉगवर्ट्स की यूनिफॉर्म पहने थे। हैरी, अर्नी और जस्टिन ने उन्हें लगेज रैक पर रख दिया, जहां उनका खून बहता रहा। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जब मेलफॉय ट्रेन से उतरेगा तो उसकी माँ उसका चेहरा देखकर क्या कहेंगी। अर्नी ने कुछ संतुष्टि से कहा, जब उसने मेलफॉय को अपने ऊपर कसमसाते देखा। जब मेलफॉय कुछ समय के लिए प्रशासकीय दस्ते का समय बना था, तब उसने मेहनत कर हाउस के नंबर काटे थे और अर्नी इस बात को नहीं भूला था। गोयल की मम्मी तो सचमुच खुश होंगी, रॉन ने कहा, जो हलचल की जांच करने के लिए आ गया था। वह अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अच्छा हैरी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खाने की ट्रॉली अभी अभी आई है। हैरी ने बाकी लोगों को धन्यवाद दिया और रॉन के साथ वापस अपने कंपार्टमेंट में पहुंच गया, जहां उसने बहुत सारे कढ़ाई केक और कद्दू की पेस्ट्री ले ली। हरमाइनी दोबारा दैनिक जादूगर पढ़ रही थी, जिनी द क्विबलर में एक क्विज कर रही थी, और नेविल अपने मिम्बुलस मिम्बलटोनिया को थपथपा रहा था, जो साल भर में बहुत बड़ा हो गया था और अब छूने पर अजीब सी आवाजें निकालने लगा था। हैरी और रॉन ने ज्यादातर सफर जादूगरों की शतरंज खेलकर काटा, जबकि हरमाइनी ने दैनिक जादूगर के अंश पढ़े। अब उनमें इस तरह के लेख थे कि दंपिशाचों को कैसे भगाया जाए और मंत्रालय प्राण पक्षियों को पकड़ने के लिए क्या कोशिशें कर रहा है। उसमें दहशत भरे पत्र भी थे, जिसमें लेखक या लेखिका ने यह दावा किया था कि उसने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को उसी सुबह अपने घर के बाहर की सड़क पर जाते देखा था। यह अभी शुरू नहीं हुआ है, हरमाइनी ने अखबार को तय करते हुए उदासी से कहा, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं है। सुनो हैरी, रॉन ने धीरे से कहा और गलियारे की तरफ वाली कांच की खिड़की की तरफ सिर हिलाया। हैरी ने बाहर देखा। चो गुजर रही थी। उसके साथ मेरिटा एस्कॉम थी, जो बलाक्लावा पहने थी। उसकी और चो की नजरें एक पल के लिए मिली। चो झेप कर आगे चली गई। हैरी ने पलटकर शतरंज के बोर्ड की तरफ देखा कि रॉन का घोड़ा उसके एक प्यादे को उसके चौखाने से भगा रहा था। रॉन ने धीरे से पूछा, तुम्हारे और उसके बीच में अब क्या है? कुछ नहीं, हैरी ने सच्चाई बता दी। हरमाइनी ने कहा, मैंने सुना है कि वह किसी और के साथ घूमने लगी है।
हैरी को यह जानकर हैरानी नहीं हुई कि इस जानकारी से उसे जरा भी चोट नहीं पहुंची थी। जो को प्रभावित करने की इच्छा ऐसे अतीत की थी जिसका अब उससे कोई संबंध नहीं था। सीरियस की मौत से पहले की उसकी बहुत सी इच्छाएं अब मर चुकी थी। सीरियस के जाने के बाद जो एक हफ्ता गुजरा था वो बहुत ज्यादा लंबा लग रहा था। यह दो ब्रह्मांडों के पार फैल गया था, एक जिसमें सीरियस था और दूसरा जिसमें वह नहीं था। दोस्त, तुमने अच्छा किया जो इससे बाहर निकल आए, रॉन ने आवेश में कहा। मेरा मतलब है वह अच्छी दिखती है, लेकिन तुम्हें थोड़ी ज्यादा खुशनुमा लड़की की जरूरत है, हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। वह शायद किसी और के साथ खुशनुमा महसूस करती होगी। वैसे अब वो किसके साथ घूम रही है, रॉन ने हरमाइनी से पूछा। लेकिन जवाब जिनी ने दिया। उसने कहा, माइकल कॉर्नर। माइकल? लेकिन रॉन ने अपनी गर्दन घुमाकर उसे घूरा। लेकिन उसके साथ तो तुम घूमती थी। अब नहीं, जिनी ने दृढ़ता से कहा। जब क्विडिच में गरुड़द्वार ने चिलघात को हरा दिया था तो उसे यह बहुत नागवार गुजरा। वह बहुत चिढ़ने लगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। वह तत्काल चो को तसल्ली देने चला गया। जिनी ने अपनी नाक कलम के सिरे से खुजाई, द क्विबलर को उल्टा किया और अपने जवाब लिखने लगी। रॉन बहुत खुश नजर आने लगा। अच्छा, मैं हमेशा सोचता था कि वह मूर्ख है, उसने अपने वजीर को हैरी के कांपते हाथी की तरफ उकसाया। तुम्हारे लिए अच्छा है, बस अगली बार किसी अच्छे को चुनना। यह कहते समय उसने हैरी की तरफ एक अजीब सी गोपनीय दृष्टि डाली। जिनी बोली, देखो, मैंने डीन थॉमस को चुन लिया है, वह तो अच्छा है। क्या? रॉन चिल्लाया और शतरंज के बोर्ड को पलट दिया। क्रुक्शेस मोहरों के पीछे भागी और हैग्रिड तथा पिगविजियन ऊपर से गुस्से से चीखने चिल्लाने लगे। जब ट्रेन किंग्स क्रॉस स्टेशन के पास आकर धीमी हुई तो हैरी का उतरने का मन नहीं हो रहा था। उसने तो यहाँ तक सोचा कि क्या होगा अगर वह उतरे ही नहीं बल्कि 1 सितंबर तक यहीं बैठा रहे ताकि यह उसे वापस हॉगवर्ट्स ले जाए। बहरहाल जब आखिरकार ट्रेन रुक गई तो उसने हेडविग का पिंजरा उठाया और अपने संदूक को हमेशा की तरह खींचने की तैयारी करने लगा। जब टिकट चेकर ने हैरी, रॉन और हरमाइनी को इशारा करके बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के जादुई बैरियर को पार करना सुरक्षित है, तो दूसरी तरफ पहुंचकर उसे हैरानी का जोरदार झटका लगा। लोगों का एक समूह वहां उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ था, जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। वहां बावरेन एंड मूडी थे, जिन्होंने अपनी जादुई आंख को ढकने के लिए हैट नीचे खींच रखी थी। वे इसके बाद भी उतने ही खतरनाक दिख रहे थे जितना कि इसके बिना दिखते। उनके गाटदार हाथ में एक लंबी छड़ी थी। उनका शरीर एक बड़े यात्री चोगे में लिपटा था। टोंक्स उनके ठीक सामने खड़ी थी। उसके चमकीले बबलगम जैसे गुलाबी बाल धूप में चमक रहे थे, जो स्टेशन की छत के गंदे कांच से छनकर आ रही थी। वो बहुत से पैबंदों वाली जीन्स और चमकती बैगनी टी शर्ट पहनी थी, जिस पर लिखा था द वियर्ड सिस्टर्स। टोंक्स के पास ल्यूपिन खड़े थे। उनका चेहरा पीला और उनके बाल सफेद हो रहे थे। एक लंबा और छना हुआ ओवरकोट एक गंदे स्वेटर तथा पैंट को ढके था। समूह में सबसे आगे मिस्टर और मिसेस वीजली मगलुओं के सबसे अच्छे कपड़ों में थे। इसके अलावा फ्रेड और जॉर्ज भी थे, जिन्होंने किसी भड़कीली हरी खाल से बनी नई जैकेट पहन रखी थी। रॉन, जिनी, मिसेस वीजली चिल्लाई और जल्दी से आगे की तरफ आकर अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। और हैरी बेटा, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, हैरी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने उसे भी कसकर गले लगा लिया। उनके कंधों के ऊपर से हैरी ने देखा कि रॉन जुड़वा भाइयों की नई जैकेटों को हसरत से देख रहा था। उसने जैकेटों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये किस खाल की है? सबसे अच्छे ड्रैगन की खाल की, छोटे भाई, फ्रेड ने कहा और अपनी जिप को हल्के से हिलाया। बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम खुद पर थोड़ा खर्चा कर लें। हेलो हैरी, ल्यूपिन ने कहा जब मिसेस वीजली ने हैरी को छोड़ दिया और हरमाइनी का स्वागत करने के लिए मुड़ी। हाय, हैरी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, ल्यूपिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमने सोचा कि हम तुम्हारे अंकल आंटी से थोड़ी बातचीत कर ले, इसके बाद ही तुम्हें उनके साथ घर जाने दें। हैरी ने तत्काल कहा, मुझे लगता है कि यह अच्छा विचार नहीं है। यह अच्छा है, मूडी गुर्राए, जो लंगड़ाते हुए थोड़े करीब आ गए थे। यह वही होंगे, है ना पॉटर? उन्होंने अपने अंगूठे से कंधे के पीछे इशारा किया। उनकी जादुई आंख उनके सिर के पिछले हिस्से और हेड के बावजूद पीछे देख रही थी। हैरी ने 1 आध इंच बाई तरफ झुककर देखा कि बावरेन किधर इशारा कर रहे थे। निश्चित रूप से डसली परिवार के तीनों सदस्य वहां खड़े थे, जो हैरी के स्वागत दल को देखकर स्पष्ट रूप से दहशत में आ गए थे। ओह हैरी, मिस्टर बीजली ने हरमाइनी के माता पिता से उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, जिनका उन्होंने उत्साह से स्वागत किया था और जो अब बारी बारी से हरमाइनी को गले लगा रहे थे। अच्छा, तो हम ये काम कर दें? मूडी ने कहा। हाँ आर्थर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वे और मिस्टर वीजली सबसे आगे चलकर डसली परिवार की तरफ गए, जो फर्श पर जम से गए। हरमाइनी ने अपनी माँ से खुद को धीरे से छुड़ाया और समूह में शामिल हो गई। गुड आफ्टरनून, मिस्टर वीजली ने वॉर्नर अंकल से खुशी से कहा जब वे उनके ठीक सामने जाकर रुके। आपको शायद याद होगा कि हम मिल चुके हैं। मेरा नाम आर्थर वीजली है।
चूंकि मिस्टर वीजली ने 2 साल पहले डसली परिवार के लिविंग रूम के ज्यादातर हिस्से को तोड़फोड़ डाला था, इसलिए हैरी को बहुत हैरानी होती अगर वार्डन अंकल उन्हें भूल गए होते। निश्चित रूप से वार्डन अंकल के चेहरे पर भूरे लाल रंग का गहरा भाव आ गया और उन्होंने मिस्टर वीजली को गुस्से से घूर कर देखा। बहरहाल वे कुछ बोले नहीं, शायद इसलिए क्योंकि उन लोगों की संख्या डसली परिवार के सदस्यों से दोगुनी थी। पिटूनिया आंटी डरी हुई और परेशान दिख रही थी। वे चारों तरफ देख रही थी, जैसे इस बात पर दहशत में हो कि कहीं उनकी जान पहचान का कोई व्यक्ति उन्हें ऐसे लोगों के साथ देख लेगा। इस दौरान डडली थोड़ा छोटा दिखने की कोशिश कर रहा था, हालांकि इस कोशिश में वो बुरी तरह असफल हो रहा था। मिस्टर वीजली अब भी मुस्कुराते हुए बोले, हमें लगा कि हम हैरी के बारे में आपसे कुछ बात कर लें। हाँ, मूडी गुर्रा है इस बारे में कि जब आपके यहाँ रहेगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। वार्डन अंकल की मूंछ गुस्से से कांपती नजर आई। हेड के कारण उन्हें गलत एहसास हो गया था कि वे अपने जैसे ही किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। इसी गलतफहमी के कारण उन्होंने मूडी को संबोधित किया। मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे घर में क्या होता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मूडी गुर्रा कर बोले, डसली तुम्हें जिन चीजों की जानकारी नहीं है उनसे कई किताबें भर सकती हैं। देखिए, मुद्दा यह नहीं है, टोंग्स ने बीच में कहा, जिसके गुलाबी बालों से पिटूनिया आंटी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन्होंने उसकी तरफ देखने के बजाय अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुद्दा यह है कि अगर हमें यह पता चला कि आपने हैरी के साथ बुरा व्यवहार किया है और गलतफहमी में न रहे, हमें इसके बारे में पता चल जाएगा, ल्यूपिन ने खुशी से कहा। हाँ, मिस्टर वीजली ने कहा, अगर आपने हैरी को फेलिटोन का इस्तेमाल नहीं करने दिया तब भी। टेलीफोन, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। हाँ, अगर हमें जरा भी इशारा मिल गया कि पॉटर के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, मूडी ने कहा। वार्डन अंकल खतरनाक तरीके से फूले। उनका गुस्सा अजीब लोगों के डर से ज्यादा भारी दिख रहा था। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं, सर? उन्होंने इतनी जोर से कहा कि आसपास वाले मुड़कर देखने लगे। हाँ, मैं धमकी दे रहा हूँ, बावरे नैन ने कहा, जो इस बात पर खुश नजर आ रहे थे कि वार्डन अंकल उनकी बात को इतनी जल्दी समझ गए थे। वार्डन अंकल ने चिल्लाकर कहा, और क्या मैं इस तरह का इंसान लगता हूँ जिसे धमकाया जा सके? देखो, मूडी ने कहा और अपने हेड को पीछे हटाकर अपनी खतरनाक तरीके से घूमती जादुई आंख को प्रकट किया। वार्डन अंकल दहशत में पीछे उछल पड़े और एक लगेज ट्रॉली से दर्दनाक तरीके से टकरा गए। हाँ डसली, तुम इसी तरह के लगते हो। वे वार्डन अंकल से हैरी की तरफ मुड़े। तो पॉटर, अगर तुम्हें हमारी जरूरत हो तो आवाज लगा देना। अगर 3 दिन में तुम्हारी चिट्ठी नहीं आएगी तो हम किसी को भेज देंगे। पिटूनिया आंटी करुण स्वर में कू कू करने लगी। स्पष्ट रूप से वह यह सोच रही थी कि अगर पड़ोसियों ने बगीचे के रास्ते पर इन लोगों को चलते हुए देख लिया तो वे क्या कहेंगे। तो फिर चलते हैं पॉटर, मूडी ने एक पल के लिए अपने गार्डदार हाथ से हैरी का कंधा पकड़ते हुए कहा। अपना ध्यान रखना हैरी, ल्यूपिन ने धीरे से कहा, संपर्क में रहना। हैरी, हम तुम्हें जल्दी से जल्दी उनके यहाँ से बुला लेंगे बेटा, मिसेस वीजली ने फुसफुसा कर कहा और उसे दोबारा गले लगा लिया। मिलते हैं दोस्त, रॉन ने चिंता से हैरी से हाथ मिलाते हुए कहा। जल्दी ही मिलते हैं हैरी, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा, हम वादा करते हैं। हैरी ने सिर हिलाया। उसे उन लोगों को यह बताने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे थे कि इन सब का क्या मतलब था, उन सभी लोगों को अपने पक्ष में देखने का क्या मतलब था। इसके बजाय वो मुस्कुराया, अपना एक हाथ विदा में उठाकर मुड़ा और स्टेशन से सबसे आगे बाहर निकलकर धूप में नहाई सड़क की तरफ जाने लगा। वार्डन अंकल, पिटूनिया आंटी और डडली उसके पीछे पीछे तेजी से चले आ रहे थे।